सर्कुलर मोशन क्लास 11। इस वीडियो में हम लोग सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन के तौर पे हम लोग देख लेते हैं कि एक प्लेन है और वहां पर एक एक्सिस है और ये एक पाथ है। ये प्लेन ऑफ रोटेशन, ये एक पॉइंट जो घूमने वाला है, ये रेडियस वेक्टर, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन रेडियस वेक्टर। तो किस तरह से घूम रहा है? अगर इस तरह से घूम रहा है क्लॉकवाइज, तो हम लोग रोटेशन को एक वेक्टर की तरह से ही देखते हैं, तो उसकी दिशा होगी नीचे की तरफ। और अगर उल्टा घूमे मतलब एंटी क्लॉकवाइज, तो रोटेशन होगा ऊपर की तरफ। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी जानने के पहले हम लोग एंगल को एक बार रिकैप कर लेते हैं। ये रेडियस है आर और ये आर्क लेंथ है एस। एस आर्क लेंथ, रेडियस आर, इन दोनों को अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो जो रेशियो मिलता है उसी को एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या सीधे साधे शब्दों में एंगल कहते हैं। थीटा इज इक्वल टू एस बाई आर, तो एस इज इक्वल टू आर इंटू थीटा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये है कि इकाई समय में, यूनिट टाइम में, एक सेकेंड में कितना एंगल आपने कवर किया। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा बाई टी। एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इज इक्वल टू चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, मतलब एक सेकेंड में कितना एंगुलर वेलोसिटी में चेंज हुआ। अगर आपका स्टार्टिंग वेलोसिटी 0 था तो चेंज ओमेगा ही होगा। फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड, एक सेकेंड में कितना आप रोटेशन कर रहे हैं, दैट इज फ्रीक्वेंसी, और एक फुल रोटेशन में कितना टाइम लगा, दैट इज टाइम पीरियड। दोनों के बीच में रिलेशन फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 बाय कैपिटल टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, थीटा बाई टी है। तो फिर यहाँ पर संपर्क किस तरह से आएगा? एक फुल रोटेशन में यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर आप फुल रोटेट करें तो जो एंगल कवर्ड है दैट इज 2 पाई और टाइम है कैपिटल टी। तो दोनों को डिवाइड करके 2 पाई बाई टी और 1 बाई टी जो है यहाँ से आपको दिख रहा है फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई इंटू एन। ये रिलेशन है। अगर आप एंगुलर वेलोसिटी जानते हैं तो फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और उल्टा भी यहाँ पे संभव है। लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच में क्या संपर्क है? लीनियर वेलोसिटी का फॉर्मूला लीनियर लेंथ डिवाइडेड बाय टाइम। लीनियर लेंथ जो कवर किया है दैट इज एस डिवाइडेड बाय टी, और एस इज इक्वल टू आर थीटा थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। तो यहाँ से थीटा बाई टी ओमेगा होता है, वी इज इक्वल टू आर ओमेगा। उल्टा ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर, मतलब इन तीनों में से कोई भी दो चीज आपको पता है तो तीसरा आप निकाल सकते हैं। और वेक्टर नोटेशन में ये थोड़ा सा अलग है, वी वेक्टर इज इक्वल टू ओमेगा वेक्टर क्रॉस आर वेक्टर। काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन और रोटेशनल मोशन का कंपैरिजन। डिस्प्लेसमेंट अगर एस है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा, ये दोनों एक जैसे हैं। ठीक उसी तरह से वेलोसिटी, लीनियर मोशन में अगर वेलोसिटी है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक उस तरह से लीनियर मोशन में एक्सेलरेशन है तो रोटेशनल मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन है। तो हम लोग एक एक करके इक्वेशंस को उसी हिसाब से बदल देंगे। लीनियर मोशन में इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इसको कह देंगे ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1 प्लस अल्फा टी। लीनियर मोशन में s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंगुलर रोटेशनल मोशन में s की जगह थीटा, स्टार्टिंग वेलोसिटी u की जगह पे ओमेगा 1 और a की जगह पे अल्फा। ठीक उसी तरह से तीसरा भी संभव है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और यहाँ पर ओमेगा 2 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा 1 स्क्वायर प्लस 2 अल्फा थीटा, इसको अल्फा कर लीजिएगा। लिमिटिंग एंगल्स, मतलब अगर एंगल बहुत छोटा है उस स्थिति में साइन थीटा और कॉस थीटा कितना होगा। हम लोग एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहाँ से इस पॉइंट का नाम बी दे देंगे। अगर ये पॉइंट ए सी के बहुत करीब है तभी ये एंगल थीटा छोटा है। तो व्हेन थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा? परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है ए बी, हाइपोटेन्यूज है ओ ए, और ए बी और ए सी मतलब ये कर्व्ड लाइन लगभग बराबर हो जाएगा अगर ये एंगल छोटा होगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये ए सी जो कर्व्ड लाइन है दैट इज एस, और एस बाई आर तो थीटा होता है। तो हम लोग कह सकते हैं साइन थीटा और थीटा लगभग बराबर हैं अगर एंगल थीटा छोटा है। ठीक उसी तरह से cos थीटा के साथ क्या संपर्क है? cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस है ओ बी, हाइपोटेन्यूज है ओ ए, दोनों को डिवाइड करेंगे तो हम लोगों को क्या मिलेगा? ओ बी और ओ सी लगभग सेम है क्योंकि बी और सी बहुत करीब हो जाएंगे अगर ये पॉइंट ए सी के करीब आएगा तो फिर हम लोग उस स्थिति में कह सकते हैं कि ओ सी भी रेडियस है और ओ ए भी रेडियस है, दोनों को डिवाइड करके 1 आएगा। इसका मतलब cos थीटा नियरली इक्वल टू 1। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन।
अगर कोई यूनिफॉर्मली घूम रहा है यूनिफॉर्म स्पीड से, मान लो 10 मीटर प्रति सेकंड की स्पीड से कोई बॉडी इसे घूम रहा है, यहाँ पे जब बॉडी था उसका वेलोसिटी यहाँ पे, डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे जब बॉडी आया तब डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे जब बॉडी आया तब डायरेक्शन इस तरफ, यहाँ पे जब बॉडी आया तब वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरफ। आप देख रहे हैं कि समय के साथ साथ वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो बदल रहा है। तो इसका मतलब बॉडी एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेशन का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे स्पीड चेंज नहीं हो रहा लेकिन डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में एक और चीज़, वो ये है कि इसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये बॉडी सेंट्रल बॉडी है और यहाँ पर बॉडी घूमने वाला बॉडी येलो लाइन पर, इस पॉइंट पर बॉडी ए पी डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी था, उसका मैग्नीट्यूड था v। अब बॉडी यहाँ पहुँच गई है, अब वेलोसिटी का डायरेक्शन यहाँ पर v। इसको दो कंपोनेंट में डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये थीटा एंगल है इसीलिए ये एंगल भी थीटा है। तो इस तरफ कंपोनेंट होगा v cos थीटा और यहाँ पे कंपोनेंट होगा v sin थीटा। तो व्हेन एंगल इज स्मॉल, जब एंगल थीटा बहुत छोटा है तब उस स्थिति में ये पॉइंट यहाँ तक इस तरफ होगा लगभग। तो उस स्थिति में v cos थीटा इज नियरली इक्वल टू v। क्यों? क्योंकि cos थीटा बराबर 1 होता है। कब होता है cos थीटा 1? जब एंगल छोटा है। उसी तरह से जब एंगल छोटा है तो sin थीटा थीटा के साथ बराबर है, इसीलिए v sin थीटा की जगह पे v थीटा लिख सकते हैं। अब देखें अलोंग AP इस डायरेक्शन में क्या परिवर्तन है। अगर ये पॉइंट इसके बहुत करीब है तो हम लोग कह सकते हैं कि इस दिशा में जो चेंज है वो इस तरह से है। फाइनली ये यहाँ से यहाँ जाएगा तो वेलोसिटी तो उसी दिशा में ही रहेगा, v cos थीटा रहेगा। v cos थीटा का मतलब v, क्योंकि एंगल बहुत छोटा है, ये यहाँ पे है। तो v माइनस वी इज इक्वल टू जीरो, एक्सेलरेशन जीरो क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी नहीं हुआ। अब एंगल अलोंग OA की दिशा में या फिर AO की दिशा में क्या चेंज हुआ, ये इस तरफ वेलोसिटी में क्या चेंज हुआ। पहले इस तरफ वेलोसिटी का कोई कंपोनेंट था नहीं था, इसका मतलब पहले यहाँ पे वेलोसिटी जीरो था। लेकिन जब ये बॉडी यहाँ से यहाँ गया, आप इतना दूर मत पकड़िए, आप मान लीजिए कि ये बहुत करीब है, उस स्थिति में ऊपर की तरफ जो कंपोनेंट है दैट इज v sin थीटा दैट इज नियरली इक्वल टू v थीटा। तो इसीलिए फाइनली वेलोसिटी ऊपर की तरफ v थीटा और स्टार्टिंग वेलोसिटी ऊपर की तरफ था जीरो, चेंज v थीटा। दोनों को डिवाइड करेंगे तो फिर हम लोग क्या मिलेगा, थीटा बाई टी ओमेगा होता है v ओमेगा। इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, ये इनसाइड इनवर्ड एक्सेलरेशन, एक बॉडी जब गोल गोल घूम रहा है तो जो इनवर्ड एक्सेलरेशन है इसी को हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन कहते हैं। और ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दैट इज v इंटू ओमेगा, ओमेगा का मतलब v बटा आर। दूसरी बात यहाँ पे ये भी है कि इसको v स्क्वायर बाई आर कह सकते हैं। फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन सिंपली ज्यादातर जगह पे डायरेक्ट लिखा रहता है v स्क्वायर बाई आर। एक दूसरा टर्म है ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये कैसे आया, यहाँ पे देखो v की जगह पे आर ओमेगा बिठा देंगे तो आर ओमेगा और ओमेगा ओमेगा स्क्वायर आर, इस तरह से भी हम लोग कह सकते हैं। तो फिर हम लोग को याद रखना है ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन v स्क्वायर बाय आर या फिर ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो यहाँ पे देखें दो तरह का फोर्स है। ये बॉडी देखो सेंटर में एक बॉडी है, मान लो सन है और ये अर्थ है, गोल गोल घूम रहा है इसके चारों तरफ। तो ये इस तरफ से इसको एक पुल मिल रहा है, अर्थ इज पुल्ड बाय द सन इनवर्ड्स, ये फोर्स हुआ सेंट्रीपिटल फोर्स। अब ये अगर गोल गोल घूम रहा है तो अर्थ पे रहने वाले लोग या कोई भी आदमी जो है उसको एक बाहर की तरफ चटकाव बल महसूस होगा। ठीक उसी तरह से जैसे इस वीडियो के स्टार्टिंग में एक फोटो देखा था आपने, बच्चे लोग थे, वो बच्चे एक मेरी गो राउंड में घूम रहे हैं तो उनको लग रहा है कि वो बाहर की तरफ छिटक रहे हैं, जिस फोर्स से उसे कहते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये फोर्स रियल में नहीं है, ये सूडो फोर्स है। ये इसीलिए है क्योंकि ये एक रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में काम कर रहा है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, एम वी स्क्वायर बाई आर। वी स्क्वायर बाई आर हुआ एक्सेलरेशन और एम है मास। एक और फोर्स है ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये फोर्स क्या है, सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। ये क्या है, ये एक्शन और रिएक्शन है। अगर अर्थ को पृथ्वी खींच रही है तो अर्थ भी तो सन को खींच रहा है। तो अर्थ पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स और सन पे जो फोर्स लग रहा है दैट इज सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन। सेंट्रीफ्यूगल रिएक्शन और सेंट्रीपिटल फोर्स दोनों ही रियल फोर्स है, लेकिन सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक काल्पनिक बल सूडो फोर्स है। साइक्लिस्ट टर्निंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल रोड, एक हॉरिजॉन्टल रोड है, इस रोड पे अगर कोई साइक्लिस्ट घूमेगा तो वो उस पर क्या फोर्सेस काम करेंगे। अगर ये ऐसे गोल घूमेगा तो इसको देखना ऐसे टिल्ट हो जाता है अपने आप खुद भी साइकिल चलाते हैं, देखना आप अपने आप टिल्ट हो जाएंगे। ऐसा क्यों, ये आपका रिएक्शन बॉडी का, ये जमीन से यहाँ से मिल रहा है तो ये इसके दो कंपोनेंट है, एक है ये एंगल अगर थीटा है तो एक आर साइन थीटा कंपोनेंट और एक आर कॉस थीटा कंपोनेंट। तो ये देखिए जो आर साइन थीटा कंपोनेंट है
दैट इज सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो बाहर की तरफ छिटकाव वाला, अगर आप इसके संदर्भ में देखें, ये तो खुद रोटेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में है, तो इसको लग रहा है कि जो बाहर की तरफ छिटकाव बल मिल रहा है दैट इज mv² by r, और उसको बैलेंस करता है अंदर की तरफ फ्रिक्शन। तो बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है दैट इज mv²/r, और जो इसके साथ बैलेंस हो रहा है आर कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, नीचे की तरफ वेट। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका आर आर कट जाएगा, tan थीटा बराबर v²/rg। अब उसी तरह से मैक्सिमम वेलोसिटी अबव विच साइकिल विल स्किड, ज़्यादा अगर आप टर्न करेंगे या फिर ज़्यादा आप स्पीड से चलाएंगे टर्निंग में तो आप गिर सकते हैं। क्यों गिर जाएंगे? क्योंकि आपका जो फ्रिक्शन जो बैलेंस कर रहा है उसके एक लिमिट है। जो फ्रिक्शन का लिमिटिंग वैल्यू है दैट इज म्यू टाइम्स द नॉर्मल रिएक्शन। द नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एम जी के साथ बराबर है ना, तो यहाँ पे म्यू इंटू एम जी ये आपको बैलेंस कर रहा है उसके साथ mv²/r के साथ। तो हम लोग कह सकते हैं कि ये कब होगा, जब आप सीधा चला दें बिना टर्न लिए। तो उस क्षेत्र में vm² इज इक्वल टू कितना आया, म्यू इंटू आर जी। यहाँ से हमने क्या किया, हम लोगों ने यहाँ पे दोनों तरफ से m को काट दिया है और r को इस साइड में लेकर गए हैं। तो v इज इक्वल टू मैक्सिमम वेलोसिटी इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। मतलब आप पता कर सकते हैं कि मैक्सिमम कितना स्पीड से आप चलाएंगे, टर्न होंगे, हाँ, तो फिर आप गिरेंगे नहीं, स्किड नहीं होगी साइकिल। एक और बात है, जो tan थीटा है, जितना टर्निंग एंगल है दैट इज इक्वल टू v²/rg, और vm का वैल्यू अगर वहां से पुटअप कर दें तो आपको मिल जाएगा tan थीटा m इज इक्वल टू म्यू। अब दूसरा सिचुएशन देख लेते हैं कार के लिए। ये कार है, ये टर्न हो रही है, इस पे क्या क्या फोर्सेस एक्ट कर रही हैं। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तो एक्ट करेगा ही, जो इसको बाहर की तरफ धकेलने का कोशिश करेगा, और वो बैलेंस करेगा फ्रिक्शन जो अंदर की तरफ है, क्योंकि आपका अगर टायर बाहर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ होगा। तो यहाँ पर क्या क्या फोर्सेस हैं कि करके देख लेते हैं। ये यहाँ पर जो फोर्स है ऊपर की तरफ नॉर्मल रिएक्शन आर, फिर इसको बैलेंस कर रहा है वेट mg, और अंदर की तरफ फ्रिक्शन, बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दैट इज म्यू इंटू आर। तो म्यू इंटू आर का मतलब म्यू इंटू एम जी, ये म्यू इंटू एम जी बैलेंस करेगा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को। तो आप इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो फिर वहां पे वही इक्वेशन, मैक्सिमम वेलोसिटी जिससे ज़्यादा जोर से चलाने से गाड़ी स्किड हो जाएगी दैट इज इक्वल टू रूट ओवर म्यू आर जी। बैंकिंग इन अ सर्कुलर पाथ, अगर एक सर्कुलर पाथ पे एक गाड़ी घूमेगी तो उस स्थिति में बहुत जगह पर सुपर एलिवेशन है, हाइपर एलिवेशन है, जहां से बहुत हाई स्पीड में कार्स जा सकती हैं। अगर कार को बहुत हाई स्पीड में जाना है और उसको फ्रिक्शन का सहारा नहीं लेना है टर्निंग के लिए, तब आपको क्या करना पड़ेगा, बैंकिंग करना पड़ेगा, मतलब रास्ते को ढलान में बनाना पड़ेगा। इस तरह से अगर ढलान में गाड़ी रहेगी तो क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं देखो। ये है नॉर्मल रिएक्शन, उसके दो कंपोनेंट, एक हुआ साइन थीटा कंपोनेंट और दूसरा है कॉस थीटा कंपोनेंट। साइन थीटा कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, और कॉस थीटा को कंपोनेंट को बैलेंस कर रहा है वेट। दोनों को डिवाइड करेंगे फिर वही tan थीटा इज इक्वल टू v²/rg। अब इसको हम लोग साइड से देखें, इसका क्रॉस सेक्शन मान लेते हैं। अगर जो रास्ता बना रहा है जो व्यक्ति, वो तो लिखेगा यहाँ पे कि मैक्सिमम कितना स्पीड परमिसिबल है, तो वो उसको कैसे परमिट करेगा, तो उसके लिए उसको tan थीटा का वैल्यू निकालना पड़ेगा। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस दैट इज h/x। तो tan थीटा इज इक्वल टू h/x, उसको यूज करके आप h/x की जगह ये वैल्यू पुटअप कर देते हैं v²/rg। यहाँ से आपको v मिल जाता है जो मैक्सिमम वेलोसिटी है दैट इज रूट ओवर h/r/g/x। h और x रास्ता बनाने वाले को मालूम है, उसको यूज करके वो वेलोसिटी कैलकुलेट करेगा और यहाँ पर एक बोर्ड लगा देगा कि आप इतना स्पीड से मैक्सिमम चला सकते हैं। कंडीशंस फॉर नो स्किडिंग, अगर यहाँ पे फ्रिक्शन को भी साथ में आप इनकॉर्पोरेट करें सेम सिचुएशन में, तब क्या होगा। तब इस तरह से है कि फ्रिक्शन है म्यू आर अलोंग द हॉरिजॉन्टल, या अगर ये हॉरिजॉन्टल आप जो सिचुएशन देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, इस तरफ क्या क्या फोर्सेस काम कर रही हैं। एक है आर साइन थीटा, देखो रिएक्शन फोर्स का साइन थीटा कंपोनेंट, और दूसरा है फ्रिक्शन का, ये छोटा हाथ का एफ होना चाहिए, फ्रिक्शन का कॉस थीटा कंपोनेंट।
अच्छा, यहाँ पे आपको cos थीटा होगा क्योंकि ये थीटा यहाँ पर है, इसको sin थीटा नहीं, आप इसको cos थीटा पकड़िएगा। तो ये f cos थीटा हुआ और r sin थीटा, इन दोनों को ऐड करके m vm स्क्वायर बाई r। और दूसरा है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन है इसका वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप कर दीजिए, F इज इक्वल टू म्यू आर। तो फाइनली हमारे पास क्या एक्सप्रेशन आया, r sin थीटा प्लस म्यू आर cos थीटा। ये एक इक्वेशन आया। दूसरा इक्वेशन क्या है, अलोंग द वर्टिकल। अलोंग द वर्टिकल क्या होगा, इस तरफ cos थीटा होना चाहिए, इस तरफ sin थीटा होना चाहिए। तो ये हुआ r cos थीटा ऊपर की तरफ है और नीचे की तरफ है मान लीजिए f sin थीटा और mg। इन दोनों को बैलेंस करेंगे तो फिर वहां से आप f की जगह पे म्यू आर लिखेंगे और लिखने के बाद इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने से आपके पास जो वैल्यू आएगा वो इस तरह से है, वी एम स्क्वायर इज बाई आर जी इज इक्वल टू साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा माइनस म्यू साइन थीटा। तो इस एक्सप्रेशन को हम लोग यूज करके दोनों तरफ अगर ऊपर और नीचे कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा और ये हो जाएगा प्लस म्यू, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा को फिर कॉस थीटा से डिवाइड करें तो 1 माइनस म्यू, साइन थीटा को कॉस थीटा से डिवाइड करें तो tan थीटा। फाइनली एक्सप्रेशन इस तरफ है tan थीटा प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू tan थीटा। तो इस एक्सप्रेशन में टर्निंग मैक्सिमम वेलोसिटी आप निकाल सकते हैं, कितना वेलोसिटी से अगर गाड़ी टर्न करेगा तो गाड़ी स्किड नहीं करेगा। तो वहां पर अगर आप म्यू कैलकुलेट करेंगे कि रोड के साथ और टायर के साथ कितना फ्रिक्शन है, एंगल कितना है, तो आप वहां पे फिर से एक बोर्ड लगा सकते हैं कि मैक्सिमम कितना वेलोसिटी से गाड़ी घूम सकता है, और ये ज़्यादा प्रैक्टिकल होगा क्योंकि यहाँ पे आपने फ्रिक्शन को भी इनकॉर्पोरेट किया है। एग्जाम्पल्स ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सबसे पहले डेयरी सेंट्रीफ्यूज। डेयरी सेंट्रीफ्यूज का मतलब हुआ दूध से मलाई को अलग करने का मशीन। बहुत पहले ज़माने में बनाया गया था, तब हाथ से चलता था, आजकल मशीन से चलता है। केस क्या है, वही फॉर्मूला F इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, मतलब ये है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को यूज करके हम लोग कंपोनेंट्स को सेपरेट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूज। तो यहाँ पर अगर दूध को ऐसे गोल गोल घुमाएंगे तो दूध में जो पानी का कंपोनेंट है वो भारी है, वो बाहर की तरफ घूमेगा, और जो मलाई है वो बीचों बीच घूमेगी क्योंकि वो हल्की है, क्योंकि उसका मास कम है। क्योंकि आपको दिख रहा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो मास से प्रोपोर्शनल है और वेलोसिटी से भी। तो जो हल्का चीज है उसका मास कम, वो बीच में रह जाएगा, और जो भारी चीज है वो कहाँ जाएगा, वो बाहर बाहर घूमेगा। एक ये बड़ा इसका संयंत्र है, यहाँ पे ऑपरेट किया जा रहा है, बहुत बड़े पैमाने पर दूध से मलाई को सेपरेट किया जाता है और फिर निश्चित परिमाण में मिलाया जाता है कि कितना परसेंट फैट है। आप उस तरह से उस दाम में दूध को खरीद सकते हैं। दूसरा एग्जांपल है कपड़े सुखाने का टेक्निक। ये वॉशिंग मशीन में रहता है कि अगर आप बहुत हाई स्पीड से घुमाएंगे इन क्लोथ्स को तो इसका पानी जो है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण बाहर की तरफ छिटक जाएगा, और बाहर की तरफ छिटक जाएगा और कपड़ा जो है जल्दी सूख जाएगा। एक और सिचुएशन है, ऐसा होना नहीं चाहिए हालांकि, कि अगर पृथ्वी बहुत जोर से घूमता तो हम लोग भी ऐसे छिटक के बाहर निकल जाते हैं। लेकिन पृथ्वी इतनी जोर से नहीं घूमती है, वो इतनी ही जोर से घूमती है कि 24 घंटा में सिर्फ एक चक्कर लगाती है। मान लो कि अगर ये 1 मिनट में 50 चक्कर लगाती तो फिर हम लोग ऐसे छिटक के बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम सम आएगा भी, ये ग्रेविटेशन लेसन में हम लोग पढ़ेंगे डिटेल्स में कि कितना स्पीड से पृथ्वी एंगुलर वेलोसिटी करती तो हम लोग छिटक के बाहर निकल जाते हैं, ठीक इस तरह से। तो इफेक्ट ऑन वेट क्या है कि पृथ्वी गोल गोल घूमती है, इसीलिए हमारा वेट थोड़ा सा कम हो जाता है, लेकिन बहुत मामूली कमता है, इतना नहीं कि हम लोग बाहर छिटक के निकल जाए। फिर है अर्थ शेप। अर्थ का शेप है ऑब्लेट स्फेरॉइड। अर्थ एक परफेक्ट स्फीयर नहीं है, वो कद्दू की तरह है, ऊपर से और नीचे से थोड़ा चपटा है। इसका कारण ये है कि जब पृथ्वी तैयार हुई थी तब वो थोड़ी लिक्विड अवस्था में थी, और जब वो ऐसे गोल गोल घूम रही थी स्पिन के कारण वो थोड़ी चपटी हो गई, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं। ये देखो इसका क्रॉस सेक्शन अगर साइड से काटेंगे तो ऐसा दिखेगा, इसको बोलते हैं इलिप्स। इलिप्स में 2 लाइन है, सेंट्रल लाइन, ये एक ये वाला और एक ये वाला। जो छोटा लाइन है उसको माइनर एक्सिस, जो बड़ा लाइन है उसको मेजर एक्सिस। मेजर एक्सिस का आधा सेमी मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस का आधा सेमी माइनर एक्सिस। यहाँ पे देखो डायग्राम, जो मेजर सेमी मेजर एक्सिस है वो और सेमी माइनर एक्सिस है वो दोनों एक नंबर नहीं है। सेमी मेजर एक्सिस बड़ा है, सेमी माइनर एक्सिस छोटा है। इसका मतलब जो अर्थ है वो साइड में इस तरफ थोड़ा ज्यादा बड़ा है और इस तरफ थोड़ा छोटा है, मतलब इस तरफ ज्यादा बड़ा और इस तरफ थोड़ा ज्यादा छोटा। तो यहाँ से हमको पता चला कि अर्थ का शेप ऑब्लेट स्फेरॉइड क्यों है। तो आज के वीडियो में यहीं तक ही, अगले दिन हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ेंगे। थैंक यू।